नमस्कार मित्रों। आज हम इंडिया पोस्ट के दर्शकों को एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। अगर उनकी फेहरिस्त पढ़ें और उनके कार्यों के बारे में पढ़ें तो सवेरे शाम होने चली जाएगी। आपके बारे में संक्षिप्त में बताता हूं। भारत रत्न नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित जेपी फाउंडेशन उद्यमिता विद्या पाठ चित्रकूट की फाउंडर डायरेक्टर हैं आप। स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं आप। राष्ट्रपति द्वारा आपको वुमेन अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलो मिलते हैं आपसे। आपका नाम है नंदिता पाठक जी। नमस्कार नंदिता जी। नमस्कार नंदिता जी। नमस्ते। ये नंदिता जी, जो इस समय एक बड़ी समस्या आई है कोरोना को लेकर, सभी जो हमारे जो स्टेट में से जो प्रवासी लोग जो दूसरे स्टेट में काम करने जाते थे, ये कोरोना की महामारी से अपने जगह वापस आ रहे हैं और ना वो वापस जाना चाहते हैं। तो इस स्थिति में मुझे लगता है हर स्टेट में, और वो क्षेत्र हैं जो बहुत ही गरीब हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, वहां से लोग काम करने जाते हैं। अब ये रोजगार की समस्या उत्पन्न होगी, तो इसके बारे में कुछ थोड़ा आप विवरण देंगे कि कैसे रोजगार उत्पन्न होंगे, क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं? क्योंकि आपके द्वारा जितना कहा जाए उतना कम है। आपके द्वारा रोजगार के बड़े उन्मुख प्रयास किए गए हैं और कई नए नए संसाधन दिए गए हैं। तो इसमें मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें थोड़ा संक्षेप में बता देंगे क्या और किस तरीके से कार्य हो सकते हैं। जी, ये तो खैर अभी हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। कोरोना महामारी के चलते जो भी लोग शहरों में या अन्यत्र जगह पर अपने गांव छोड़कर गए, वो लोग सब अपने अपने गांव को लौट के आ गए। लौट के आने के बाद हमने भी कोशिश किया बुंदेलखंड में और विंध्य में जो लोग लौट के आए उनसे बात करने का। जब हमने बात किया था तो उन लोग एक ही बात बता रहे। हमने बोला तुम लोग हैदराबाद से 1000 किलोमीटर चल के पैदल कैसे आ गए, क्यों आ गए? तो उनका कहना एक ही था कि हम लोग दीदी मरना चाहे तो अपने गांव में मरना चाहते। इससे समझ में आता है अपनी युवा शक्ति को, अपनी ग्रामीण जनों को अपने गांव से कितना प्यार है। कमाने के लिए तो जा रहे हैं पूरे अलग अलग जगह पर, लेकिन उनको लगाव तो है गांव से और ग्रामीण जनों से, अपनी माता पिता से, अपना दादा दादी नाना नानी पूरे परिवार के लोगों से। इसीलिए हमने जब उनसे बातचीत किया तो हमारे ध्यान में आ गया, और खासकर जब अभी अभी मान्यवर नानाजी को भारत रत्न से उनको पुरस्कृत भी किया गया, उनको अवार्ड दिया गया है, नवाजा गया है, तो हमने नानाजी देशमुख जी के द्वारा स्थापित चित्रकूट प्रकल्प के उद्यमिता विद्यापीठ के, उसको पूरा नाम दिया था जेपी फाउंडेशन, उसके निदेशक के तौर पर हमने काम किया था चित्रकूट में। उस दौरान जो हमारे अनुभव थे वो यही था, हम जब भी गांव में 500 गांव में पूरा प्रवास करते थे, चाहे वो एमपी के 250 गांव हो, चाहे उत्तर प्रदेश के 250 गांव हो, उनमें जब हम प्रवास करते थे, खासकर हमने काम किया था बेरोजगार नव युवक युवतियों के लिए कैसे रोजगार स्वरोजगार के प्रति उनकी इच्छा बढ़ाना और उनसे जोड़ना। उस समय पे वो लोग यही कहते थे, दीदी हमको यदि कुछ काम मिल जाएगा तो हम गांव छोड़ के क्यों जाना चाहते, हम गांव में ही रहना चाहते। लेकिन उनकी मजबूरी है तो वो लोग गांव छोड़ के जा रहे। अभी जो लोग लौट के आए, यदि उनके ऊपर अपन यदि बात करेंगे तो ये हम लोगों के लिए, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए और प्रशासन में जो लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं या समाज के प्रति जो संवेदनशील लोग हैं, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर है हम इस तरह के लोगों को गांव के गांव में रोकने का। जैसे अभी एक जगह हमने बात किया था, 500 लोग लौट के आ गए और एक जगह उनको इकट्ठा किया। हमने उनसे बोला भाई ऐसा करो, ये 500 लोगों को आप जो है पूरा लिस्टिंग जो आपके पास है, फोन नंबर से वो लेके रखना। अभी लॉकडाउन है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सब लोगों से निवेदन किया है, हम लोग घर से ना निकले। घर पे रहते हुए हम लोग दूसरों को कैसे मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं करने को कहा। तो हम गांव में अभी आ नहीं सकते, पूरे बुंदेलखंड में अभी हम घूम नहीं सकते, इसीलिए ऐसा करना, जो 500 लोग जहाँ एकत्रित है, 250 लोग जहाँ एकत्रित है, या 100 लोग भी जहाँ पर आप लोगों ने रखा जो माइग्रेट करके आए, उन सब लोगों से आप प्लीज बात करना, लिस्टिंग करके रखना, हमें भेज देना। हम बड़ों से भी बात करेंगे जहां तक ये बातें जा सकती है।
और ये अच्छा मौका है उनको दोबारा हम लोग वापस जाने ना दें। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जब मैं काम करती थी चित्रकूट में, अचानक हम ऐसे बेरोजगार नवयुवक युवतियों से बात करते रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही एक छोटा समूह था, 25-30 भैया लोगों का समूह था। हम बैठे, हम वहां पर बात कर रहे थे। अचानक एक लड़का, 25 साल का लड़का, सुंदर सा, स्मार्ट सा, पढ़ा हुआ, वो हमसे कहता है, रोने लग गया। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? तो हमसे कहता, दीदी आज तुम यहाँ ना आते तो हम जो है नक्सलाइट्स के साथ चले जाते। बोला। तब हमें लगा सिर्फ अभी जरूरत है, आप जिस ढंग से पूछ रहे हैं, सिर्फ प्यार से उन लोगों से बात करने की आवश्यकता है, प्रेरणा देने की जरूरत है, गांव के बारे में बताने की जरूरत है। क्योंकि आज वो एक तरह से खाली दिमाग शैतान कहते हैं हम लोग, खाली दिन में जो इस घंटे 10-12 घंटा 15 घंटा 3-3 शिफ्ट भी 2-2 शिफ्ट भी लोग करते थे पैसा के लिए, आज वो यदि खाली घर पे गांव में बैठे हैं, कहीं उनके दिमाग में गलत बातें ना आ जाए, कुछ और गलत ढंग से ना सोचने लग जाए। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है जो गांव के प्रमुख लोग हैं या जो भी सामाजिक कार्य में काम करने वाले स्वयं सेवक लोग हैं, उनसे मिलने का, बात करने का सख्त जरूरत है। जब उनको ये पता चल जाएगा हमारे पीछे कोई लोग है, फिर वो लोग गलत नहीं जाए। पहला चिंतन करना चाहिए हम सब लोगों को, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। दूसरी चीज है, अभी जैसे ये लॉकडाउन खत्म, कुछ लोग तो अच्छा है, जो पढ़े लिखे लोग जिनको स्वाभिमान पूर्ण शहरों में रोजगार मिल रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग जिन परिस्थितियों में रह रहे, खाने को नहीं मिलता कई बार उन लोगों को। बॉम्बे, एक छोटा सा और उदाहरण बताती हूँ। हमारे यहाँ एक भैया काम करते थे, अचानक वो चोरी वोरी करने लगा तो उसको डर लग गया, अब मुझे कोई मारे ना, मेरा नाम ना खराब हो जाए। इस चक्कर में वो बम्बई भाग गया, माइग्रेट हो गया। अच्छा खासा रहता था, कुछ डांटे नहीं थे हम लोग उसको, लेकिन वो बम्बई चला गया, पुणे चला गया, सिक्योरिटी में काम करने लगा, 20-22 साल का लड़का। फिर कुछ दिन के बाद हम लोग तो हालचाल लेते थे, लेकिन बताता नहीं था वो कैसा है क्या है। फिर हम लोग ने उसको बोला, जब वो लौट के आता है 1 साल के बाद, उसका शक्ल देखने लायक था, एकदम काला हो जाता है, अच्छा खासा लड़का, 22 साल का लगने लगा, 16 साल का छोटा बच्चा हो गया हो। उसको हम लोगों ने पूछा, तुम कैसे रहते थे? आपको सुनकर ताजुब होगा। वो कहता है, दीदी हमको सिक्योरिटी में रखे तो जरूर थे, हम लोग एक कमरे में 6 जन रहते थे, 2 घंटा एक व्यक्ति सोता था, 2 घंटा एक व्यक्ति सोते थे, 2 घंटा एक व्यक्ति सोते थे। इस तरह हमने अपना जीवन यापन किया। हमें माफ कर दो, हम चोरी नहीं करेंगे, हम अच्छे से रहेंगे और गांव में घर में अपने परिवार के साथ रहते हुए आगे से अपना जीवन यापन करेंगे। ऐसे बच्चे जो माइग्रेट करके गए हैं, उनको अपने को रोकने की सख्त जरूरत है। कुछ लोग हैं अच्छे ड्राइवर बने हुए हैं, सम्मान के साथ अधिकारियों के साथ रहते हैं, घरों में रहते हैं, उनको बच्चों जैसा प्यार मिलता है, भोजन मिलता है, रहने का मिलता है। वो लोग का इतना अभी दुख नहीं है हम लोगों को, लेकिन जिनको पूरी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही, और बताओ वहां पर उनको खाना पीना ठीक से नहीं मिलने के कारण, वो बच्चे जो गलत ढंग से जीवन यापन करने के कारण जो बीमारियां लेके लौटते थे, हमने उन लोगों को भी देखा गांव में। माता पिता कितना रोते हैं, वो कहते हैं बेटवा ना जाया करो तुम उस तरफ, लेकिन वो लोग जाते हैं। ये सब कारणों को देखते हुए ऐसा लगता है इन लोगों को एक छोटी सी अपन यदि प्रयोग करें, एरिया वाइज ले ले, कुछ ले ले विंध्य का, बुंदेलखंड का, विदर्भ का, अलग अलग छोटे छोटे पॉकेट्स में इसको बांट लेंगे, और कोई कोई पंजाब के तरफ के, उस तरफ के, उत्तराखंड के, जहां जहां पे भी लोग हैं, उन लोगों को अपन छोटे छोटे उनसे बातचीत करना, सबसे पहले उनको मोरल सपोर्ट देना कि बिल्कुल, क्योंकि ये हम लोगों ने किया है तो मैं उन्हीं विषयों पे बात कर रही हूँ। उन लोगों को मोरल सपोर्ट देना कि चलो तुम्हें क्या, पहले अच्छे से बातचीत, प्यार, मोहब्बत दिखाकर, उसमें फिर हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है। गांव वाले भी आज बहुत बुद्धिमान हो गए, इंटेलिजेंट हो गए, वो लोग भी न्यूज देखते हैं, वो लोग भी समाचार पढ़ते हैं, उनके हाथ में भी नेटवर्क का सब सुविधाएं, फोन वगैरह सब है। हम लोग जब बात करेंगे, उनको लगे कि ये हमारे अपने लोग हैं,
आत्मीयता से बात कर रहे हैं, इनको कोई स्वार्थ नहीं है। तब जब उनको अपनी बात झक से दिमाग पे लग जाएगा, वो फिर अपने कष्ट बताना शुरू करेंगे। उनसे हम लोग बात करें, अच्छा बताओ किसको कितनी सिलाई आती है, किसको कढ़ाई आती है, किसको भैंस पालन आता है, किसको गाड़ी चलाना आता है, किसको खेती का काम अच्छा आता है, कौन मेडिसिनल प्लांट्स को पहचानता है, कौन बकरी पालन अच्छा कर सकता है, कौन ऊनी वस्त्र का सिलाई कर सकता है, कौन अच्छा टाट फट्टी बना सकता है, कौन मोबाइल रिपेयरिंग कर सकता है, कौन साइकिल रिपेयरिंग कर सकता है, कौन सोलर पैनल्स को ठीक कर सकता है, कौन लैपटॉप में काम कर सकते हैं, कंप्यूटर पे कौन कर सकता है, कौन कितना अच्छा वीडियोग्राफी कर सकता है, फोटोग्राफी कर सकता है, कौन अच्छा खाना बना सकता है, कौन अच्छा नाईगिरी मतलब जो दाढ़ी बनाने का कितनी कला है, हेयर कट का आता है, किसको कितना अच्छा मेकअप करते आता है, किसको साड़ी में फॉल लगाते आता है, किसको कुशन पे पेंटिंग करते आता है। ऐसे हजारों कलाओं का हम लोग पहले ध्यान में लेकर जब उन लोगों से हम लोग बात करेंगे, तो फिर बच्चे निकल कर आते हैं, वो कहते हैं अरे हमको तो जो है पशुपालन तो आता है, लेकिन हम वो जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम है वो हमने सीखा हुआ, हम करेंगे। हमें पैरावेट का पूरा पूरा जानकारी, हमने केवीके से ट्रेनिंग लिया था, वो हम करेंगे। कोई कहता हम आंवले का खेती अच्छा करते थे, हम आंवले का मुरब्बा अच्छा बनवा सकते हैं, सुपारी अच्छा बनवा सकते हैं। कोई कहते हैं, आपको बहुत छोटा मैं बताती हूँ उदाहरण, हम सोचते हैं गांव वालों को इतनी बुद्धि कहाँ से होती है, लेकिन एक भैया था, जब हम इस तरह की रोजगार की बातचीत करते थे समूहों में, तब वो बोला दीदी आप जो हमें सिर्फ 2,500 का रुपए का मदद करी, ये मैं आपको 15 साल पहले की बात बता रही हूँ। उन्होंने कहा दीदी 2,500 हमें दे दो, हम रोजगार गांव में रह के करेंगे, करोगे क्या? वो बोला मैं एक साउंड सिस्टम खरीद के ले आऊंगा, मेरे पास एक मोबाइल है और मैं साउंड सिस्टम लगाऊंगा मेरे मोबाइल से, गांव वालों को, सबके रिलेटिव्स को, बेटे जो बाहर काम करते हैं उनको भी, सबको मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, वो लोग मुझे कॉल करेंगे, मैं माइक से अनाउंस करूंगा, गांव वाले आएंगे, मैं उनको अपनी फोन से उनको कनेक्ट करके बात कराऊंगा, इस तरह के मैं लोगों को जोड़ूंगा, मात्र आप हमें 2,500 दीजिए। सही बता रही हूँ, वो कितने लोगों को जोड़ा, उसका दिमाग पे मुझे बहुत अचरज हुआ। और वो कई दिन तक वो रोजगार करता रहा, लोगों को खुशियां देते रहे। तो इसमें लोगों को मिलना, बात करना, पूछना, उसके बाद उन लोगों को डर क्या है, अक्सर माइग्रेशन जो हमारे तरफ का होता है रोजगार के लिए तो है ही, बैंक डिफॉल्टर से पहले किसी चीज के लिए बैंक का कर्जा ले चुके होते हैं, वो कर्जा चुका नहीं पाते, तो उन लोगों को डर लगता है कि कर्जा नहीं चुकाया तो बैंक वाले हमारी जमीन उठाकर ले जाएंगे, घर लेके जाएंगे, तो फरार होने के चक्कर में भी कई लोग माइग्रेट करके चले जाते हैं। दूसरे, गांव में जो बड़े किसान हैं, जो मध्यम किसान हैं, जो भूमिहीन किसान हैं, ये तीनों के बीच में इतनी लड़ाइयां होती है, उन विवादों के चलते भी बच्चे सोचते हैं हम अपना यहाँ छोड़कर, गांव के छोड़कर शहर के तरफ चले जाएंगे, हमें कोई पहचानेगा नहीं और हम आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। तो ऐसे बैंक डिफॉल्टर्स को कोई आज अपन चाह लेंगे, ये माइग्रेट करके जो आए हैं इनको एमएसएमई स्कीम से कुछ पैसा दिलवा देंगे, बैंक से दिलवा देंगे, ऑलरेडी वो बैंक डिफॉल्टर्स है, वो ये काम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत इसमें विचार करने की जरूरत है। और कोई गलत दिशा में कभी उसके ऊपर डिस्प्यूट्स होने के कारण वो जेल चला गया या कुछ हो गया, उसको सम्मान चाहिए आज के दिन, ये सब वही लोग कर सकते हैं जो वहां के लोकल के, जो जिसको कहते सर्वमान्य व्यक्ति, मान्यवर नानाजी कहते थे, जिसको पूरे पंचायत के लोग या पूरे इलाके के लोग मानते हैं, ऐसा व्यक्ति जब उनके सामने बैठ के बात करेंगे, रोजगार क्या, वो तो शहर जाएंगे ही नहीं, गांव में रहेंगे। दूसरा, एक और उन लोगों के लिए अभी एक फोन आते रहते हैं भगवान की दया से, क्योंकि इलाके में काम किया था, एक भैया थे, उन्होंने हमें फोन किया, दीदी इतने लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, आप और दादा मान्यवर नाना जी के साथ इतने दिन काम किया, क्या सोचते हो? हमने कहा भाई तुम क्या सोचते हो वो बताओ, फिर अपन जो करना है वो आगे करना है लॉकडाउन के बाद। वो कहते हैं क्यों ना ऐसा हो, गौशालाओं के लिए लोग, सरकार कितना पैसा गौशाला गांव गांव में चलाने के,
और गायों को रखने के लिए। क्या दीदी, ऐसा हो सकता है? एक गौशाला को इतना पैसा ना मिले, एक एक व्यक्ति को वो जो अन्ना प्रथा में लगी हुई गाय है, वो सब ये जो लोग आए हैं इनको दे दिया जाए, एक एक दो दो गाय उनकी क्षमता अनुसार उनको पालने के लिए बोला जाए, और उनको एक एक 1,500 रुपए भी शुरुआत में देंगे, वो गांव में भी टिकेंगे, गायों का भी संरक्षण संवर्धन होगा, और गौशाला के नाम पर जो चल रहा है वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में सबको मिल जाएगा, सब खुशहाली का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हर गांव में हर व्यक्ति ये चिंता कर रहे हैं आज कि ये जो लोग आए हैं अब 3-4 महीने तक तो जा ही नहीं सकते किसी इससे भी, इतना डर गए हैं वो लोग। अब इनका जीवन यापन कैसे चलेगा? इसमें एक चीज है, सबसे पहले नाना जी ने हम लोग को सिखाया था, उद्यमिता जब प्रारंभ किए थे, उद्यमिता का उद्देश्य ही था वैकल्पिक औद्योगिकरण की खोज, ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो बढ़ती हुई डिस्पैरिटी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, और ये जो बेकारी बढ़ रही है, इनको कैसे कम किया जा सकता है, उसके लिए जेपी फाउंडेशन चित्रकूट में काम करता था। तो नाना जी ने कहा हम लोगों को, देखो किसी को भी रोजगार से जोड़ना है तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। वहां का उपलब्ध कच्चा माल, कौन सा रॉ मटेरियल से जो वहां पर उपलब्ध है, चाहे वो भूगर्भजन्य हो, चाहे वो वन से मिलता हो, चाहे वो पशु से मिलता हो, चाहे वो कृषि से मिलता हो। ये 4 प्रकार ही है जो कोई भी इंडस्ट्री चलने के लिए अपने को रॉ मटेरियल्स चाहिए। जब ये रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता पता चल जाएगा, उन पॉकेट्स जो अपन तय कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा लोगों की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है वहां का पता चला। जैसे अपन सुनते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का जब भी कोई मीटिंग होती है या वर्कशॉप्स होता है, सेमिनार्स, तो लोग कहते हैं भाई सब गंजे हैं, वहां कंघी बनाने की जरूरत है। ऐसा भी होता है, कोई शराब पीता ही नहीं है तो वहां पे वो बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग क्यों ऐसे चीजों को मोटिवेट करें? इसीलिए नाना जी ने कहा वहां की आवश्यकता क्या है, नीड क्या है। साबुन की जरूरत है, वहां साबुन बनता ही नहीं है, सब दूसरे शहरों में बनता है, साबुन आ जाता है, और सिंदूर है, साबुन है, छोटी छोटी चीजें, गमछा बनाने का, ऐसे छोटे छोटे है जो सब बाहर से आ रहे हैं। उसका पूरा पहले देखो कि इस इलाके में बाहर से कितना सामान आ रहा है जो यहाँ पे बिकता है, उत्पादन नहीं होता। ये देखो, क्या उसमें से धीमे धीमे, जैसे पहले 20% सामान आ रहा है, तो क्या आप लोग उसको 15-10, तो इतना भी जब होता तो लोगों को मोमबत्ती है, क्यों बाहर से खरीदना? मोमबत्ती हम लोग बना सकते हैं गांव के गांव में। और ऐसे ही जो टूथपेस्ट है आजकल, तो आपको मैं बताऊं, इस कोरोना के महामारी में हमने व्यक्ति से जो स्वरोजगार से काम कर रहे, स्वाभिमान से काम कर रहे हैं, उनका पूरा बातचीत कर रहे हैं। एक महिला है, वो उन्होंने पूरा योग करना सीखा, और योगा वो सिखाती थी लोगों को। अब तो कोई आते नहीं उनको योग सीखने के लिए, तो उन्होंने सोचा अब हम समाज के लिए क्या करें। अकेली महिला, उन्होंने सोचा मुझे सैनिटाइजर बनाते आता है, तो क्यों ना मैं घर में सैनिटाइजर बनाऊं अपने। और शिक्षकों की सख्त जरूरत है देश को। जब शिक्षक अच्छी अच्छी बातें युवा वर्ग को, छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को बताएंगे, वो समाज के लिए उपयोगी होंगे, वो गांव घर छोड़ के नहीं जाएंगे, जहां पे भी रहेंगे वो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति की भावना से बात करेंगे। वो महिला ने पूरे सैनिटाइजर बना रही है, और सैनिटाइजर 250 लीटर बनाती है, छोटे छोटे बोतलों में भरती है, कहती है जिसको चाहिए वो आके हमसे ले जाओ, हम तो बाहर नहीं आएंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि घर पे रहना है। फिर उनका मैंने अभी बातचीत किया, तब हमें इतना आनंद की अनुभूति हुई। हर व्यक्ति उपयोगी है, हर व्यक्ति के पास कला है, स्किल्स है। सिर्फ हम लोगों को अभी इस टाइम पे जो स्किल्ड है उनको पहचानना है, जो सेमी स्किल्ड है उनको पहचानना है, जो अनस्किल्ड है उनको पहचानना है। ये जो दौरान में आगे लॉकडाउन के बाद ये अनस्किल्ड लोगों को सेमी स्किल्ड कैसे बना सकते? बिल्कुल किसको कुछ आता ही नहीं है, उनको थोड़ा बहुत सिखाकर गौरव प्रदान करना। सेमी स्किल्ड जो लोग हैं उनको हम लोग स्किल्ड बनाकर रोजगार से कैसे जोड़ना। तीसरी चीज, जो बिल्कुल वो हुनर से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ भूखे पेट
भजन नहीं होता कहते हैं ना, तो वो भूखा है, तो उसको कैसे तुरंत 2 रोटी की व्यवस्था हो जाए उस परिवार को, वो आराम का और अपने अच्छे से, आराम तो नहीं कह सकते लेकिन स्वाभिमान पूर्ण जीवन जी सके, गलत दिशा में, राह में ना जाए। एक छोटी सी इसमें भी है, लोग कहते हैं अरे भाई ये तो अंधी महिला है, गांव में उसको खाना ही नहीं दे रहे थे। नाना जी ने हमसे पूछा, नंदिता तुम देखे हो गांव में कोई ऐसा है जिसको रोटी ना मिलता हो? हमको सच में नहीं पता था, ऐसे भी गांव में होते हैं जिसको भोजन नहीं उपलब्ध होता। हमने कहा अरे क्या नाना जी, गांव में तो सब लोग खाना खाते, क्योंकि मैं भी गांव में थी, मुझे पता है सब बहुत संपन्न होते हैं ये वो। नाना जी बोले नहीं, पता करो, ऐसे घर होगा जहाँ पे कोई ना कोई भूखे होंगे, उनको पहचानो, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शुरू की बात है ये। फिर हमने देखा था एक बूढ़ी महिला थी, मतलब ज्यादा उम्र नहीं था, अंधी थी वो देख नहीं सकती थी। फिर हम लोगों ने उनको, बहुत छोटे प्रयासों की मैं बात कर रही हूँ, अभी हम बड़े प्रयास की कोई बातचीत कर नहीं रहे, बड़ा इंडस्ट्री लगाना चाहिए, सबको रोजगार देना चाहिए, ये तो है ही अपने इसमें। वो महिला को हमने सोचा क्या किया जाए, हम तब आंवला मुरब्बा का काम करवाते थे, और नाना जी ने बोला था कि प्रोडक्शन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड वे में होना चाहिए, विकेंद्रीकरण की दृष्टि से होना चाहिए। मुरब्बा तो बनता था उद्यमिता में, लेकिन उसकी जो वैल्यू एडिशन एक्टिविटीज थी वो हम सब गांव में करवाते थे। तो ये गांव में फिर ये महिला को हमने आंवला प्रिकिंग करने का, गोदाई का काम सिखाया था। तब हम लोग पर किलो 2 रुपए देते थे। तब अभी देखेंगे तो 2 रुपए बहुत कम है, मैं आपको बहुत पहले की बता रही हूँ। फिर वो महिला वो 2 रुपए किलो का प्रिक करती थी, वो करते करते वो 10 किलो तक करने लगी, दिन को उसको 20 रुपए मिलने लगा। हम लोग उनका नाम रजिस्टर में लिखे थे, उनको एसएचजी का मेंबर बनाते हैं, उनको पैसा देते हैं, फिर वो अपना जीवन, अनुभूति है इस समय पर समाज सेवा में लगे हुए लोग, सामाजिक कार्यकर्ता और जो भी अधिकारी बंधु है जो इस तरह का करना चाहते हैं, ये आनंद प्राप्त कर सकते छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स से। एक और है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी है ना, हम लोगों ने थोड़ा उसको बदला था, अभी कर सकते वो फिर से। हम लोगों ने जो किया था वो बहुत सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था। एसएचजीस जो भी बनते थे, पहले उनको बैंक में पैसा जमा करना पड़ता था कुछ दिन तक, उसके बाद एसएचजी फॉर्म होता है, बाद में फिर बैंक उनको सपोर्ट करती है, फिर वो अपना काम कर सकते हैं, ये ऑलरेडी चल रहा था। हम लोग क्योंकि दीनदयाल शोध संस्थान एक अभिनव प्रयोग करते रहते थे, माननीय नाना जी के, देशमुख जी के मार्गदर्शन में, हम लोग ने सबने विचार किया इसमें भी कुछ परिवर्तन कर सकते, कुछ नयापन ला सकते। हम लोगों ने, डॉक्टर साहब थोड़ा मैं संक्षेप में ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो अब उपस्थित हैं, जो आ चुके हैं वहां से, और वो जाना भी नहीं चाहते हैं, और वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके लिए रोजगार के संसाधनों के लिए एक ऐसा मॉडल पेश करें ना जिसमें पता लगे कि उनका रुझान इसके प्रति बताए, थोड़ा उसमें संक्षेप में बता दीजिएगा। जी, तो उसके लिए तो अभी यही है कि सबसे पहले जैसे मैंने कहा था, उन लोगों से मिलना, उनकी इंटरेस्ट अपन पता करने के बाद उन लोगों को जो खेती से आज जो रुचि उठ गई है, उनको बिल्कुल खेती से उनको मन नहीं लगता, क्योंकि लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया पहले से ही कि खेती जो है अब पैसा नहीं बच रहा। बात भी सही है, कल जिस तरह का बारिश हुआ या आगे की जो भी प्रकोप हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा, उसके कारण उनका रुचि पूरा उठ गया है। तो कोशिश हम लोग सबसे पहले ये करें कि कृषि से जो भी वहां पर उपज आ रही है वो वहीं का वहीं वैल्यू एडिशन होकर बाहर जाएगा, तो उन लोगों को, किसानों को भी पैसा ज्यादा मिलेगा और इन लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पहला स्टेप है। और पहला जैसे कि अभी वहां पर हो रहा है, अभी सरसों हो रहा है और अपना गेहूं हो रहा है, चना हो रहा है, मसूर हो रहा है, अरहर हो रहा है, सब कुछ वो लोग पैदा कर रहे हैं, करेला कर रहे हैं, टमाटर कर रहे हैं। अभी पता चला इस मौसम में टमाटर वगैरह इतने सस्ते में बिक गया है। तो अभी सबसे पहला स्टेप है क्या, वहां के उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, अभी अपने को कैटल, जो ओपन जैकेट कैटल्स लगाने की जरूरत नहीं है, वहां मशीन लगाने की जरूरत नहीं है। अभी समर सीजन आ गया, क्या हम लोग वहां पर फिर से ये जो सूखा हुआ चीजें बनवाने की प्रक्रिया में ये जो माइग्रेट करके आ गए, इन लोगों को हम लोग लगा सकते, लगा दिया तो आगे के लिए भी, भविष्य के लिए भी वो सामान उनके पास हो जाएगा।
यदि किसी कारणवश फिर इनको बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, भोजन की तो चाहिए, तो पहले तो बैगन सुखा के रख लेते थे और शकरकंद का पूरा वो पाउडर्स बना के रोक रख लेते थे, टमाटर सुखा के रख लेते थे, भिंडी सुखा के रख लेते थे, बरी पापड़ सब कुछ गांव में होता था। वो फिर गांव का टेस्ट फिर शुरू हो गया, ऑर्गेनिक के नाम पर फिर लोग उसको खरीदना प्रारंभ कर दिया है। आज शहर वालों को भी जरूरत है साफ सुथरा, उनको बरी पापड़ अचार मिले। अचार तो ठीक है, लोग विश्वास नहीं करेंगे वो, क्योंकि फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर्स का एफपीओ का लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन इन लोग जो आए हैं, सबसे पहला ये धूप काल का उपयोग करते हुए गर्मियों का जो भी उपलब्ध वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है उसको सुखाने के काम में, संरक्षण संवर्धन के काम में, वैल्यू एडिशन के काम में कुछ लोगों को हम लोग लगा सकते हैं जिनको कोई बीमारी नहीं है, वो चेक करके, क्योंकि आज की डेट पे। और उसके बाद उन इलाकों में जहां पर भी फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को फॉरेस्ट के अधिकारियों से बातचीत करके उन लोगों को भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस का कलेक्शन करना पड़ता है, वैल्यू एडिशन करना पड़ता है फॉरेस्ट के अधिकारियों को। तो उनसे इनको मिलवाना, ये लोगों को आप अब काम दे दीजिएगा, लेबर्स के नाम पर जो भी आप पेमेंट करते हैं उतना पेमेंट इनको भी कर दीजिए, तो ये लोग इन काम में लग जाएंगे। तीसरा है पशु संपदा का, जैसा आपको बता रहे थे हम, आज गोबर के कंडों से एक संस्था है, वो कितना गोबर से पूरा काम कर रहे हैं और लाखों रुपए कमा रहे हैं। हम लोग अपनी गाय के गोबर को, अपने गाय को आज हम लोग सम्मान नहीं दे, ऑर्गेनिक, तो फिर से उन लोग, ये ऑर्गेनिक खेती हो गई, ये ऑर्गेनिक खेती के नाम पे पूरा, क्योंकि उसमें उनको तुरंत पैसा ज्यादा मिलने वाला है और चेकिंग भी आजकल अच्छे से होने लगी, ऑर्गेनिक का सर्टिफाइड भी हो जाता है, वो तो आगे होगा। पहले जब ये लोग प्रारंभ करके अच्छे अच्छे लोगों से, और कोई समझदार आपके जैसे और बड़े लोग भी और मिल जाए, भाई तुम जो मटर उत्पादन किए हो। डॉक्टर नंदिता जी, सरकार की कई नीतियां हैं जी जो हमारे ग्रामीण तक नहीं पहुंचती जी, या जो हमारी सरकार की कई नीतियां बनी है जो ग्रामीण तक नहीं पहुंच रही है, वो नीतियां किस तरीके से ग्रामीण तक पहुंचे, क्योंकि या तो उसका जो विस्तार तरीके से नहीं हो रहा है या उसको इलेबरेट ढंग से नहीं किया जा रहा है, वो किस तरीके से ग्रामीण तक वो नीतियां पहुंचे। इसमें अपने जैसे कलाम साहब ने पहले कहा था विजन 2020 में, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, उस समय पर उन्होंने कहा था कंप्यूटर सीखे हुए लोगों को सबको जो है ना बीपीओ सेंटर्स, कॉल सेंटर्स के नाम पे उस टाइप पे करते थे। ऐसे आज भी इन्हीं लोगों में जिनको कंप्यूटर्स आता है, ये बात आप सही कह रहे हैं कि पूरी योजनाएं नीचे तक नहीं जाती है और जिनको मिलता है वो बड़े लोगों को ही मिलता है, बार बार उन्हीं को मिलता है और वही बड़े होते जा रहे हैं। जो नीचे तबके के हैं वो बेचारे, वो लोग सोचते रह जाते हैं, हिम्मत भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन ये जो 10-15 साल में हमने देखा, बहुत परिवर्तन हुआ है। लोगों को जानकारियां तो प्राप्त हो रही है, जानकारी उनको मिल रही है, हमें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये पैसा मिल सकता है, ये काम हम कर सकते हैं, बैंक से इतना ले सकते हैं, ये ऐसा 50% इसमें हमारे को अनुदान मिलता है, ये सब उन लोगों को पता है। लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते हैं। स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ी एक अंदर से ताकत चाहिए, क्योंकि उनके सामने हर समय हारे हुए लोगों की उदाहरण तो बताते हैं। देखो, उसने लगा दिया क्रशर, डूब गया, उसने लगा दिया चिप्स का मशीन, उसका चला नहीं, उसने लगा दिया गोबर से वो बनाने का, अर्क बनाने का, गोमूत्र से वो मशीन, ये हो गया। तो उनके सामने आज के डेट पे हारे हुए लोगों की मॉडल ज्यादा दिखाया जाता है और उसके पास मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू भी वही पहुंचता है। इसमें हम लोगों का दायित्व है। छोटा एक व्यक्ति सिलाई से सिर्फ मास्क बनवा रही है, उससे वो पता नहीं कितना मास्क बना रहा है, कितने रुपए कमा रहा है। वो कहता है कि मैं मास्क का ब्लैक में बिकने नहीं दूंगा, हमने 10 से 15 रुपए में बेचना है, मैं पर मास्क 2 रुपीज कमाऊंगा, उसकी चल रही है। तो ऐसे स्टोरीज को पॉजिटिव, जो एनकरेजिंग सक्सेस स्टोरीज है, ऐसे जन शिक्षण संस्थान में भी लोग कहते हैं सक्सेस स्टोरीज को छापिए। और ऐसे ही खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का जब ट्रेनिंग चलते थे, वो लोग भी बोलते थे सक्सेस स्टोरीज को छापिए। ये जो डर है ना, स्वरोजगार करने के लिए जो लोग डरते हैं, उनकी डर खत्म करना पहला काम है। डरो मत, और एक से हम लोग चालू कराएं। 500 लोगों में से 2 लोग भी यदि कोई काम शुरू करता है,
फिर वो 100 लोगों को मोटिवेट करता है। सबसे पहला तो यही है, जो लोगों को इस तरह की माइग्रेशन को रोकने के लिए, तो सबसे पहले बातचीत, उनके इंटरेस्ट, उनका पहले पूरा पता करना, पता करने के बाद उनकी क्या इच्छा है और कितना सपोर्ट चाहिए। एक चीज है, जैसा अभी अपन क्या करेंगे, सरकारी तंत्र की जो योजनाएं है ना, 50,000 रुपए ले सकते लोग, 5 लाख ले सकते, 10 लाख ले सकते। हमने जब बात करते हैं, उनको आवश्यकता मात्र 5,000 की है। वो 5,000 बैंक देता नहीं, कहते इतना छोटा अमाउंट हम देंगे। ये सरकार की और सामाजिक सेवा जो कर रहे समाज सेवी संस्थाओं का या वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का काम है, जो आप कह रहे हैं। हम लोग बीच में एक ब्रिज या कैटलिस्ट के रूप में हम लोग खड़े हो जाएं। ऐसे संस्थाओं को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कौन ऐसी संस्थाएं हैं। जी डॉक्टर नंदिता जी, मैं आपके संज्ञान में डालता हूँ, द इंडिया पोस्ट नियत जो ग्रामीण वासियों को इसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है, और जो लोग ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बने हैं अपने क्षेत्रों में, जो संस्थाएं, हम उनको भी इंटरव्यू देके प्रोत्साहित करते हैं लोगों को उनके द्वारा, कि इन कार्यों के द्वारा इन्होंने लोगों को रोजगार दे रखा है, स्वयं में रोजगार बढ़ा रखा है। द इंडिया पोस्ट में लगातार वो पोस्टें चल रही है कि उन लोगों को लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा। तो मैम, थोड़ा मैं अंत में चाहूंगा कि आप जी, इसी में अभी मैं बता रही हूँ। जी 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 बोलिए। मैं ये चाह रहा था कि, हाँ मैम, मैं ये चाह रहा था कि जैसे आपके द्वारा सरकार को कोई ऐसे सुझाव हैं जो जो हमारे, आप कह रहे हो लास्ट लाइन तक वो हमारे जो सुझाव वो पहुंच जाएं, जो उनके द्वारा की गई जो प्रोग्राम है उनको पहुंच जाए सरकार को, इसके लिए कोई आपके सुझाव है तो दे दीजिए। अभी उसमें तो यही है कि वो सुझाव तो अपना सब यही है कि उन लोगों से बातचीत करना, लिखित में उनको पहुंचा भी रहे हैं हम लोग अभी सरकार को, कि बस किसी भी रूपे न इन जो लोग आए हैं उनको अभी जाने का मन नहीं है, तो उनको रोकने के लिए क्या हम लोग अपनी योजनाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। क्या बड़ी बड़ी योजनाएं वहां अभी नहीं लागू हो पाते हैं। जैसे हम ही लोग थे, नानाजी देशमुख जी की संस्था बहुत बड़ी है, लेकिन आपने वहां देखा होगा कि हम लोगों ने बहुत जहां जरूरत है वही मशीन्स लगाया है। कॉटेज इंडस्ट्रीज चलाते थे, जहां जरूरत है वही मशीन लगाना। अभी आज जो सिलाई सीखे हुए लोग हैं उनको आप यदि मोटर ऑपरेटेड सिलाई मशीन देंगे, वो मास्क नहीं बना पाएंगे। पर हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तो क्या हो रहा है, थोड़े बड़े पैमाने का सोच के बनाते, क्योंकि हम लोग थोड़े पढ़े लिखे स्किल्ड है, जानते हैं, तो ऐसा सोचते। लेकिन इसी के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों का एक अच्छा एक योजना है, उस आधार पे यदि प्लानिंग करेंगे, वो है पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। जब अपन लोग पीआरए करेंगे जिस इलाके में भी, एक बार पूरे भारतवर्ष को ध्यान में रख के ना करें, छोटे छोटे पॉकेट्स आइडेंटिफाई करें, उन पॉकेट्स में बैठकर वहां के सर्वमान्य व्यक्ति, वहां के जनता के द्वारा चुने गए नेता और ग्रामीण जन, कुछ अच्छे किसान, कुछ युवा वर्ग, हर प्रकार के शिक्षक, इस तरह के सभी लोगों का वहीं का वहीं जिस इलाके में अपन चाह रहे, वो एकदम निचले स्तर पे गांव के लेवल पर भी जाके बात करेंगे, तो गांव से थोड़ा ब्लॉक लेवल तक, ब्लॉक से जिला लेवल तक योजना आएगी, जिला से फिर वो पॉकेट जो अपन सोच रहे, चाहे वो छोटे छोटे पॉकेट्स जो भी सोच रहे, उस इलाकों के लिए वो योजना बनेगा। योजना जो भी अब बनाना है वो यही है, पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल। जिस समय ये आ जाएगा अपने पास, उनके पास उपलब्ध संसाधन, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस, उनके पास धन कितना, उनकी आवश्यकताएं क्या, गांव की लोकेलिटी क्या है। कई लोगों को अभी जरूरी नहीं है रोजगार से जोड़ने के लिए, हम लोगों ने वाटरशेड का, अभी पानी का कितनी किल्लत है, तो लोगों को पानी के प्रबंधन सिखा दिया जाए, तो उन लोग को उसमें रोजगार दे दिया जाए, तो नहीं जाएंगे। तालाब खोदना है और पहाड़ के पानी जो गिरता है वो नीचे आके रुके कैसे, ये काम में लोगों को लगा सकते। जो ज्वलंत मुद्दा आज के हैं पानी का, कितनी बड़ी भारत सरकार ने ऑलरेडी कर दिया और लोगों तक वो बातें जा रही है। तो इस तरह की जो समस्या है, भूख का है, पानी का है, मकान बनाने के लिए टाइल्स का है,
अभी जो टाइल्स आते हैं सब बाहर के टाइल्स क्यों आना, तो टाइल्स कितनी जरूरत है, वो इसीलिए पीआरए बोल रही हूँ। जिस समय अपन पीआरए करेंगे वहां पता चल जाएगा आटा चक्की 4 ऑलरेडी लगे हुए, तो उस गांव में आटा चक्की की जरूरत नहीं है। वहां पे तेल घाने की जरूरत होगी, दलिया बनाने का मशीन की जरूरत होगी, मसाला बनाने की जरूरत होगी। और जहाँ पे ये सब मशीनें लगे हैं वहां पावर का नहीं होगा, तो वहां सोलर से, कैसे सोलर का, तो सोलर का तो कितना अच्छा लोग गांव गांव पे कर रहे हैं। ये वही है, सरकार से हम सब और आप लोग भी शायद यही निवेदन कर रहे हैं, योजना जो भी बने अब वो पीआरए के आधार पर बनेगा तो सक्सेस होगा, पीपल्स का उसमें पहल और पुरुषार्थ होगा। जब तक वो लोग ये कहते हैं अरे दीदी ये तो दिल्ली की योजना है, हमारे तक कहाँ। दूसरा सजेशन हम ये देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा अनुभव है, जो भी उनको रोजगार आज शुरू करना है, स्वरोजगार या रोजगार जो भी करना है, उसके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन कर दे। बड़े अमाउंट्स ना चाहिए उन लोगों को, वेरी स्मॉल अमाउंट्स का इंटरेस्ट फ्री लोन, क्योंकि इंटरेस्ट देने में डरते हैं वो लोग। तो इसके लिए मैं अपना बताऊं तो एक 10 लड़के हमें मिले थे, कहते दीदी हम खाली हो गए, क्या चाहिए, हम बैंड शुरू करना चाहते थे जी। जो शादियों में बचता है गांव में, कितना रुपए, 10,000 रुपए चाहिए। और 10,000 रुपए हमने 10 लोगों को, यानी पर पर्सन 1,000 रुपीज हम लोगों ने दिया। 10,000 देने के बाद हम उनको फ्री में चैरिटी नहीं करते थे, क्योंकि अपना काम नहीं है चैरिटी करना। हम उनको बोलते थे कि तुम हमें 2 महीने के बाद हमारे को पैसा लौटाना है, तो वो फिर हमको लौटाते थे। 2 महीना हम पैसा नहीं मांगते थे, क्योंकि उनको तैयारी करने में, काम मिलने में टाइम लगता है। लास्ट मंथ का जो 1,000 देना था, वो कहते हैं, मैं बोली मेरा पैसा वापस करिए संस्थान का, जो भी हम एक अकाउंट बनाए थे स्वावलंबन खाता। कहते दीदी इस बार 1,000 रुपए नहीं लौटाएंगे। क्यों? कहते हम लोग इस बार ड्रेस बनवा रहे, ये स्वाभिमान है, इसीलिए इंटरेस्ट फ्री लोन एक यदि करेंगे तो वो आराम से अपने जीवन यापन के लिए रोजगार धंधा शुरू करेंगे। तीसरा एक और, मतलब ये सरकार के लिए तो नहीं, ये जितने अपने सुन रहे हैं और जो अच्छे परिवार के लोग हैं उनके लिए भी, और सरकार भी कोशिश कर सकती है, प्रशासन भी, जो शहर में रह रहे हैं, धनवान है, एक दिन में यदि एक दिन को होटल को जाते तो 5,000 10,000 खर्च हो जाता है। वो लोग ये सोच ले, हम एक बेरोजगार युवक युवती को हम अपना 2,500 रुपए या 5,000 रुपए देंगे, वो अपना रोजगार प्रारंभ करें। ये ऐसा हमने किया था। दुबई से एक हमारे पहचानने वाले भैया आए थे, खड़े खड़े बोलते दीदी दीनदयाल शोध संस्थान के बारे में बताओ। हम ऐसे खड़े खड़े उनको बता दिए थे, दीदी तुम्हारा सबसे अच्छा काम लगा, जो बेरोजगार नव युवक युवतियों को इंटरेस्ट फ्री लोन देते हो, उसमें हम 25,000 रुपए दे रहे, तुम 5 लोगों को रोजगार दे देना। हमने रोजगार दिया, उनको सूचना पहुंचाया, वो डायरेक्ट उन लोगों से बात करते हैं, उनको भी लगता है मैं देश समाज के लिए कर रहा हूँ, और इन लोगों को भी लगता है हमारे ऊपर कोई बैठे हैं जो मेरी चिंता करते हैं। तो इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम लोग लोगों को रोजगार से जोड़ सकते हैं और खुशहाली का जीवन। तीसरा तो है ही, कच्चा माल आधारित ही करें, नहीं तो उद्योग धंधे खराब हो जाते गांव के स्तर पर। हम लोगों ने कैटल फीड यूनिट बनाया था, मोलासेस हम लोग यूपी से मंगाते थे और यूपी वालों ने मना कर दिया था उस समय पर। अच्छी खासी प्रॉफिट मेकिंग यूनिट हमारा बंद हो गया। इसीलिए पोल्यूशन फ्री इंडस्ट्री हो, रॉ मटेरियल बेस्ड हो, वहां का नीड हो, इतना भर सरकार ध्यान रख के इन लोगों को काम देंगे, सच में ये गांव से छोड़कर शहर नहीं जाएंगे। और पावर की भी उनको बैकअप हो, जैसे कोई छोटा भी यूनिट डाल रहे हैं, कितना पावर रहता ही नहीं है, 1.5 HP का भी मोटर लगाता है तो उसको दिक्कत होती है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी उनको मिले, इतना यदि करेंगे कोई कष्ट होगा नहीं, हमें लगता है। तो जैसे आपने देखा डॉक्टर नंदिता पाठक जी से अभी हमने ये वार्ता कराई, और अगर डॉक्टर नंदिता पाठक जी के बारे में बताएं तो बचपन से कुशाग्र बुद्धि की थी और शारीरिक क्षमता में भी निपुण थी। जितनी इनकी मैंने बायोग्राफी पढ़ी, इन्होंने एनसीसी में CBA ग्रेड में ऑलराउंड बेस्ट कैडेट का अवार्ड प्राप्त किया है। 26 जनवरी की परेड में आपने नेतृत्व कर लिया है, और आपके द्वारा तो दी गई जानकारी, हमारा जो मुख्य विषय था कि हमारे वहां वैकल्पिक उद्यमी व्यवस्था क्या होगी, और उसमें जो बड़ा प्रखर बिंदु रखा गया
कि वहां के उपलब्ध कच्चे संसाधन और उस जगह में किस चीज की जरूरत है, और तीसरा किसी भी परिवार या किसी व्यक्ति को भूखा नहीं रहना है। ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको हम इनको केवल इन तीन चीजों में मंथन कर ले तो शायद रोजगार भी मिलेगा, और इस समय जो वैश्विक महामारी हो रही है उससे तुरंत निदान भी मिलेगा। इसी के साथ मैं सभी मित्रों से नमन करता हूं और डॉक्टर नंदिना पाठक के किए कार्यों को सत सत नमन करता हूं, और आपके द्वारा किए गए सतत कार्यों को आप लोगों को तुरंत जागृत करते रहें और लोगों को प्रखर करते रहें। इसी के साथ मैं इस वार्ता को विराम देता हूं और इंडिया पोस्ट के समस्त दर्शकों से निवेदन करता हूं, अगर आपको ये पोस्ट अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें, ताकि लोग, बुंदेलखंड ही नहीं, झारखंड ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, अपितु पूरे राज्य में जितने भी गरीब व्यक्ति हैं जो विस्थापित होकर वापस आए, उनको इससे प्रेरणा मिले और इससे जागृत हैं और अपना स्वरोजगार स्थापित कर सके। नमस्कार।